एपीडा के उत्पाद कवरेज और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फलों, सब्जियों और मांस उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। 2. हर्बल या औषधीय पौधों के संवर्धन में प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। 3. यह अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग और मूल्यवर्धन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी 3, डी. कोई नहीं। सही उत्तर बी. केवल 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। एपीडा फलों, सब्जियों, मांस एवं मांस उत्पादों, डेयरी उत्पादों तथा कुक्कुट उत्पादों सहित विभिन्न कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। कथन 2 गलत है। एपीडा के कार्यक्षेत्र में हर्बल एवं औषधीय पौधे भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त फ्लोरिकल्चर, शहद, काजू तथा अन्य अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को भी यह बढ़ावा देता है। कथन 3 सही है। एपीडा अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग, गुणवत्ता सुधार तथा मूल्यवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे भारतीय निर्यातक यूरोपीय संघ, उत्तरी अमेरिका जैसे उच्च मूल्य वाले वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रह सके। प्रश्न 102 हाइड्रोपोनिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाइड्रोपोनिक्स पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी पर निर्भर करता है, जिसे पौधों को पोषण देने के लिए समय समय पर बाढ़ और जल निकासी की जाती है। 2. यह विधि बाहरी वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां पर्याप्त जूं पौधों के विकास में सहायता कर सकती है। 3. हाइड्रोपोनिक्स पोषक तत्वों के स्तर पर अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप सीमित स्थानों में अधिक उपज हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी 3, डी. कोई नहीं। सही उत्तर ए. केवल 1। व्याख्या। कथन 1 गलत है। हाइड्रोपोनिक्स एक मिट्टी रहित कृषि पद्धति है। इसमें पौधों को पोषक तत्वों से युक्त जल घोल के माध्यम से उगाया जाता है, इसलिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। कथन 2 गलत है। हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग सामान्यतः नियंत्रित इंडोर वातावरण में किया जाता है, जहां प्रकाश, तापमान, आर्द्रता तथा पोषक तत्वों पर सटीक नियंत्रण संभव होता है। इसलिए यह बाहरी वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त नहीं माना जाता। कथन 3 सही है। हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों, जल एवं अन्य विकास परिस्थितियों पर बेहतर नियंत्रण होता है, जिससे सीमित स्थान में भी अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कीट एवं रोगों का जोखिम भी अपेक्षाकृत कम रहता है। प्रश्न 103 कृषि विकास के चालक के रूप में पशुधन, लाइवस्टॉक और मत्स्य पालन, फिशरीज की ओर रणनीतिक बदलाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ढांचे के अभाव के कारण पारंपरिक खाद्य अनाजों की तुलना में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में सामान्यतः कम मूल्य अस्थिरता प्रदर्शित होती है। 2. इन क्षेत्रों की ओर बदलाव कैलोरी आधारित खाद्य सुरक्षा से प्रोटीन आधारित पोषण सुरक्षा की ओर संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। 3. पशुधन में विविधीकरण को एक प्रभावी, जलवायु लचीली रणनीति माना जाता है, क्योंकि पशु वर्षा आधारित फसलों की तुलना में वर्षा परिवर्तनशीलता के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. 1, 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. केवल 2 और 3। सही उत्तर डी. केवल 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में सामान्यतः खाद्यान्नों की तुलना में अधिक मूल्य अस्थिरता होती है, क्योंकि इन उत्पादों के लिए मजबूत एमएसपी व्यवस्था नहीं है और ये शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद हैं। इसलिए ये बाजार की मांग और आपूर्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव से अधिक प्रभावित होते हैं। कथन 2 सही है। यह बदलाव केवल खाद्यान्न आधारित खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पोषण सुरक्षा पर बल देता है। दूध, अंडे, मांस और मछली जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थ प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कथन 3 सही है। पशुधन छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का अपेक्षाकृत स्थिर स्रोत तथा प्राकृतिक बीमा का कार्य करता है। फसल खराब होने की स्थिति में भी पशुधन से आय प्राप्त की जा सकती है, इसलिए इसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल एक महत्वपूर्ण रणनीति माना जाता है। प्रश्न 104 सैन्य अभ्यासों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यास सहभागी राष्ट्र फोकस क्षेत्र 1. धर्मा गार्जियन भारत और जापान अर्धशहरी वातावरण में संचालन 2. वज्र प्रहार भारत और अमेरिका पहाड़ी इलाकों में विशेष संचालन 3. संप्रति भारत और इजराइल तटीय सुरक्षा और आतंकवादरोधी। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही है? ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 2, डी.
1, 2 और 3। सही उत्तर सी, केवल 1 और 2। व्याख्या युग्म 1 सही है। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य अर्धशहरी वातावरण में संयुक्त अभियान क्षमता बढ़ाना तथा आधुनिक तकनीकों और सामरिक कौशल का अभ्यास करना है। युग्म 2 सही है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष अभियानों, संयुक्त योजना और सामरिक समन्वय को मजबूत करना है। युग्म 3 गलत है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, न कि भारत और इजरायल के बीच। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। प्रश्न 105। मिलन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई, मिलन अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कथन 2, यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अंडमान और निकोबार कमान में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन आई और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या है। बी, कथन आई और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन आई की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर सी, कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या कथन आई सही है। मिलन भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी तथा महासागर विजन को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, पारस्परिक विश्वास तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। कथन 2 गलत है। यद्यपि 1995 से इसकी शुरुआत के बाद यह अभ्यास पारंपरिक रूप से पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार कमान में आयोजित किया जाता था, लेकिन हाल के संस्करण जैसे मिलन 2022, मिलन 2024 और मिलन 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम, पूर्वी नौसेना कमान में किया गया है। यह परिवर्तन अधिक संख्या में भाग लेने वाले विदेशी युद्धपोतों तथा बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया। प्रश्न 106। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है जो दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे ऑन बोर्ड ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 2, यह तकनीक उपध्वनिक गति पर निरंतर थ्रस्ट प्रदान करने के लिए नियंत्रित तरीके से जले हुए तरल ईंधन का उपयोग करती है। 3, आवश्यक मैक संख्या प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक त्वरण एक नोजल रहित ग्राउंड बूस्टर द्वारा प्रदान किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर सी, केवल 1 और 3। व्याख्या कथन 1 सही है। SFDR एक एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है जो दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इससे मिसाइल में ऑक्सीडाइजर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, परिणामस्वरूप उसका वजन कम होता है और मारक क्षमता बढ़ती है। कथन 2 गलत है। SFDR में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, तरल ईंधन का नहीं। साथ ही यह सुपरसोनिक गति पर कार्य करने के लिए विकसित किया गया है, न कि उपध्वनिक गति के लिए। कथन 3 सही है। रैमजेट इंजन के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक प्रारंभिक गति प्राप्त करने हेतु मिसाइल में नोजल रहित ग्राउंड बूस्टर का उपयोग किया जाता है, जो उसे आवश्यक मैक संख्या तक त्वरित करता है। प्रश्न 107। अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक 3 चरण वाली मिसाइल प्रणाली है जो उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से तरल ईंधन प्रणोदन का उपयोग करती है। 2, यह मिसाइल 3000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों पर पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम है। 3, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन इसका परिचालन स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड SFC के अधीन किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, सभी 3। डी, कोई नहीं। सही उत्तर बी, केवल 2। व्याख्या कथन 1 गलत है। अग्नि-3 एक 2 चरण वाली ठोस ईंधन चालित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह न तो 3 चरण वाली है और न ही तरल ईंधन का उपयोग करती है। कथन 2 सही है। अग्नि-3 की मारक क्षमता लगभग 3000 किलोमीटर है तथा यह पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम है।
कथन 3 सही है। अग्नि-3 का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जबकि इसकी परिचालन तैनाती और नियंत्रण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड एसएफसी के अधीन होता है, जो भारत के परमाणु कमांड ढांचे का हिस्सा है। प्रश्न 108। सैन्य अभ्यासों और सहभागी संस्थाओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यास प्रतिभागी। 1 अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान। 2 अभ्यास अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और आईटीबीपी। 3 अभ्यास वायुशक्ति भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। युग्म 1 सही है। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान, शहरी युद्ध और पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाना है। युग्म 2 सही है। अभ्यास अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका उद्देश्य आर्टिलरी फायरिंग प्रक्रियाओं से दोनों बलों को परिचित कराना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतर्बल समन्वय और युद्धक क्षमता को सुदृढ़ करना है। युग्म 3 गलत है। अभ्यास वायु शक्ति किसी विदेशी देश के साथ आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास नहीं है। यह भारतीय वायुसेना का त्रिवार्षिक आंतरिक युद्धाभ्यास एवं क्षमता प्रदर्शन है, जिसका आयोजन राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया जाता है। इसमें भारतीय वायुसेना अपने विभिन्न लड़ाकू विमानों, हथियार प्रणालियों तथा स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। प्रश्न 109। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि संगठन सीटीबीटीओ की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली आईएमएस की निम्नलिखित तकनीकों को उनके संबंधित उद्देश्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची आई तकनीक। सूची 2 उद्देश्य। ए भूकंपीय साइस्मिक 1 पानी के नीचे परमाणु विस्फोटों का पता लगाता है। बी हाइड्रोकोस्टिक हाइड्रोएकास्टिक 2 वायुमंडलीय परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का पता लगाता है। सी इंफ्रासाउंड 3 भूमिगत विस्फोटों से उत्पन्न जमीनी शॉकवेव्स की निगरानी करता है। डी रेडियोन्यूक्लाइड 4 रेडियोधर्मी कणों का पता लगाकर परमाणु विस्फोटों की पुष्टि करता है। सही उत्तर कोड का चयन कीजिए। आ A2 B3 C4 D1 B A3 B1 C2 D4 C A1 B2 C3 D4 D A1 B3 C2 D4। सही उत्तर B A3 B1 C2 D4। व्याख्या। भूकंपीय। A3 भूकंपीय तकनीक भूमिगत परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न जमीनी कंपन और शॉकवेव्स का पता लगाती है, इसलिए इसका उपयोग भूमिगत परमाणु परीक्षणों की निगरानी के लिए किया जाता है। हाइड्रोकोस्टिक। B1 हाइड्रोकोस्टिक तकनीक समुद्र में ध्वनि तरंगों की निगरानी करके पानी के नीचे होने वाले परमाणु विस्फोटों का पता लगाती है। इंफ्रासाउंड C2 इंफ्रासाउंड तकनीक वायुमंडल में उत्पन्न अत्यंत कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का पता लगाती है, जिससे वायुमंडलीय परमाणु परीक्षणों की पहचान की जाती है। रेडियोन्यूक्लाइड D4 रेडियोन्यूक्लाइड तकनीक वायु में उपस्थित रेडियोधर्मी कणों और गैसों का पता लगाकर यह पुष्टि करती है कि परमाणु विस्फोट हुआ है। यह परमाणु परीक्षण का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है। प्रश्न 110। साइबरस्पेस की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 साइबरस्पेस में क्रियाएं राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित है और उनका प्रभाव स्थानीय होता है। 2 साइबरस्पेस की प्रकृति दोहरी उपयोग वाली है, जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3 डिजिटल फुटप्रिंट की पता लगाने योग्य प्रकृति के कारण साइबरस्पेस में क्रियाओं का श्रेय निर्धारित करना सीधा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। साइबरस्पेस एक सीमाहीन डोमेन है। इसमें होने वाली गतिविधियां राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहती और उनका प्रभाव बहुत कम समय में वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। कथन 2 सही है। साइबरस्पेस की प्रकृति दोहरी उपयोग वाली है। इसका उपयोग नागरिक उद्देश्यों जैसे ई-कॉमर्स, संचार और शिक्षा के साथ साथ सैन्य उद्देश्यों जैसे खुफिया जानकारी, कमान एवं नियंत्रण तथा साइबर युद्ध के लिए भी किया जाता है। कथन 3 गलत है। साइबरस्पेस में किसी साइबर हमले के वास्तविक स्रोत या जिम्मेदार पक्ष का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। हमलावर प्रॉक्सी सर्वर, वीपीएन तथा अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी पहचान छिपा सकते हैं, जिससे श्रेय निर्धारित करना कठिन हो जाता है। प्रश्न 111।
इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज INF संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन INF संधि हथियारों के एक पूरे वर्ग को समाप्त करने वाला पहला शस्त्र नियंत्रण समझौता था। कथन 2 इस संधि ने 500 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सभी ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन I और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन I की सही व्याख्या है। B. कथन I और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 कथन I की सही व्याख्या नहीं है। C. कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। D. कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर A. कथन I और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन I की सही व्याख्या है। व्याख्या कथन I सही है। INF संधि शस्त्र नियंत्रण के इतिहास में पहली ऐसी संधि थी जिसने केवल हथियारों की संख्या सीमित करने के बजाय हथियारों की एक पूरी श्रेणी को समाप्त कर दिया। यह शीत युद्ध के दौरान तनाव कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। कथन 2 सही है। इस संधि के तहत 500 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सभी ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। इन मिसाइलों को कम चेतावनी समय के कारण रणनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर माना जाता था। कथन 2 कथन I की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यही वह विशिष्ट मिसाइल श्रेणी थी जिसे पूरी तरह समाप्त करने के कारण INF संधि को हथियारों के एक पूरे वर्ग को समाप्त करने वाला पहला शस्त्र नियंत्रण समझौता माना गया। प्रश्न 112 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से प्रकाशित वार्षिक सूचकांक है। 2. यह सूचकांक देशों का मूल्यांकन 4 प्रमुख स्तंभों प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव के आधार पर करता है। 3. वर्ष 2025 में भारत का प्रदर्शन दर्शाता है कि उसकी नेटवर्क तैयारी उसके आय स्तर के लिए अपेक्षित स्तर से काफी कम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. कोई नहीं। सही उत्तर A. केवल 1। व्याख्या कथन 1 गलत है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI का प्रकाशन पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है, जो वाशिंगटन DC स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। इसका प्रकाशन ITU या विश्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता। कथन 2 सही है। NRI का मूल्यांकन ढांचा 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन तथा प्रभाव। इनके माध्यम से किसी देश की डिजिटल तैयारी, तकनीकी क्षमता, नीतिगत वातावरण और सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का आकलन किया जाता है। कथन 3 गलत है। NRI 2025 के अनुसार भारत की नेटवर्क तैयारी उसके आय स्तर के लिए अपेक्षित स्तर से बेहतर है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में दूसरे स्थान पर रहा तथा वैश्विक रैंकिंग में 45वें स्थान पर पहुंचा। प्रश्न 113 मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में हाल ही में खोजा गया चिकाई कोरन नाम निम्नलिखित में से किसके प्रमाण प्रदान करता है? A. अशोक काल के दौरान उत्तरी अफ्रीका में बौद्ध धर्म का प्रसार। B. चोल साम्राज्य द्वारा भूमध्य सागर में भेजे गए राजनयिक मिशन। C. रोमन युग के दौरान नील घाटी में तमिल व्यापारियों या आगंतुकों की उपस्थिति। D. मिस्र की सभ्यता में सिंधु घाटी के लोगों का प्रवास। सही उत्तर C. रोमन युग के दौरान नील घाटी में तमिल व्यापारियों या आगंतुकों की उपस्थिति। व्याख्या विकल्प C सही है। मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में प्राप्त तमिल ब्राह्मी शिलालेखों में 1वीं से 3वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का सीकाई कोरन नाम मिला है। यह इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण है कि रोमन युग के दौरान तमिल व्यापारी या समुद्री यात्री न केवल लाल सागर के तटीय बंदरगाहों बल्कि नील घाटी के भीतरी क्षेत्रों तक पहुंचे थे। यह खोज दर्शाती है कि भारतीय, विशेषकर दक्षिण भारत के तमिल व्यापारी इंडो रोमन व्यापार नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। तमिल, प्राकृत तथा संस्कृत नामों की उपस्थिति भारत और मिस्र के बीच प्राचीन काल से विकसित व्यापक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध